हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स में नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। बेटा सबसे पहले आज बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो समझिए बेटा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, मतलब कैसे बताएंगे आप व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, सपोज करो ये कोई बॉडी यहां पे है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं F1 वेक्टर। बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। क्लियर। फिर हमने फोर्स लगाया F2 और बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। फिर मैं कहता हूँ मैंने एक फोर्स लगाया F3 वेक्टर और बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ। तो देखिए बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी और बॉडी फाइनली यहाँ पे थी, और कितने वेक्टर्स की वजह से, कितने फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू दीज थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3। क्लियर। तो सिमिलरली बेटा अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ F, और अब अगर वो F फोर्स बॉडी को इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक पहुंचा देता है, तो इसका मतलब इस वेक्टर ने इन तीनों वेक्टर्स के बराबर काम किया, बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड किया। तो ये जो F वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो हमेशा एक सिंगल वेक्टर होता है विच विल प्रोड्यूस्ड इक्वल इफेक्ट एज ऑल अदर वेक्टर्स कंबाइंडली प्रोड्यूस्ड। क्लियर। तो जब भी आप रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो उस टाइम पे आप बताएंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक सिंगल वेक्टर होता है विच विल प्रोड्यूस्ड इक्वल इफेक्ट एज ऑल अदर वेक्टर कंबाइंडली प्रोड्यूस्ड। तो देखिए सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector, is a single vector which produces same effect, which produces same effect which is produced by two or more vectors, which is produced by two or more vector combinedly। विच इज, तो देखिए आप क्या बताएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेक्टर्स कंबाइंडली कह सकते हैं, या टू और मोर वेक्टर टुगेदर प्रोड्यूस्ड। क्लियर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड करते हैं, अगर उसके बराबर एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस्ड कर दे तो उस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जनरल टर्म्स स्टडी की थी जिसमें हमने वेक्टर्स को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अब बात आता है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, क्या है।
तो हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन, दैट इज वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो देखिए वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है बेटा, कभी भी हम जब भी वेक्टर एडिशन को पढ़ना चाहेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो देखो एक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये है आपका तीसरा वेक्टर। तो जब भी हम वेक्टर एडिशन कैरिड आउट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, जहां पहले वेक्टर का हेड आया वहां से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू होगी, जहां दूसरे वेक्टर का हेड आया वहां से तीसरे वेक्टर की टेल शुरू होगी, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर, सिंपल। जहां पहले वेक्टर का हेड वहां से दूसरे की टेल, जहां दूसरे का हेड वहां से तीसरे की टेल, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली। तो देखिए क्या बताओगे, द जनरल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, द जनरल रूल of vector addition, the general rule of vector addition is that vectors are arranged, vectors are arranged in such a way, vectors are arranged in such a way that head of first vector is in touch with tail of second vector, tail of second vector। clear, and head of second vector and head of second vector is in touch with tail of third vector। clear, and this process goes on। क्लियर हुआ बेटा। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि जहां पहले वेक्टर का हेड आएगा वहीं से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू करोगे, जहां दूसरे वेक्टर का हेड आएगा वहां से तीसरे वेक्टर की टेल शुरू करोगे, और इस तरह से चलता रहेगा। और अब क्या आएगा, देन resultant vector started from tail of first vector to the head of last vector, to the head of last vector। क्लियर। एक बार इस पॉइंट का मतलब समझिए हमने क्या बताया है। इस पॉइंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप कहते हो ये पहला वेक्टर है, जहां पहले का हेड आया वहां से दूसरे की टेल शुरू करो, जहां दूसरे का हेड आया वहां से तीसरे की टेल शुरू करो, एंड सो ऑन। और अब कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर शुरू होगा पहले की टेल से और आखिरी के हेड तक,
और ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, ये प्रोसेस हमने बताया है वेक्टर एडिशन में। अब बेटा यहाँ पे 3 क्राइटेरिया अराइज होते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस अराइज होती हैं। 3 सिचुएशंस क्या क्या हैं देखिए। पहली सिचुएशन है when 2 vectors are acting in same direction, when 2 vectors are acting in same direction, क्लियर। जब बेटा 2 वेक्टर कहाँ एक्ट कर रहे हों, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों, मतलब कैसे समझिए। आप मान लीजिए कहते हैं ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, और ये आपका दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। क्लियर। दूसरा केस है when 2 vectors are acting in opposite direction। दूसरा केस क्या है, when 2 vectors are acting in opposite direction, when 2 vectors are acting in opposite directions। मतलब ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। क्लियर। और थर्ड केस है बेटा when 2 vectors are at some angle, when 2 vectors are act at some एंगल। जब मान लीजिए 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हों, किस तरह से, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट वेक्टर है ए और ये आपका सेकंड वेक्टर है बी। क्लियर। तो बहुत क्लियर सा फंडा है। यहां पे आप क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या यूज करेंगे, जहां पहले वेक्टर का हेड आए वहां से दूसरे की टेल शुरू करेंगे। तो देखिए आप क्या बताओगे, ये वेक्टर ए है और जहां पहले का हेड आया वहां से दूसरे की टेल को शुरू किया, और ये क्या आ गया आपका बी वेक्टर आ गया। और अब हमने क्या बताया, रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल से शुरू होगा और आखिरी के हेड तक जाएगा। तो ये क्या आया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया। क्लियर। और अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। क्लियर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करो और डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, चाहे ए की लगा दो या बी की लगा दो। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या आया, जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो वो दोनों क्या कर दिए जाते हैं बेटा, ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर। जब भी 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो दोनों के सम के इक्वल आएगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है। वहीं अगर मैं ये कहता हूं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने ये किया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सेम वही ज्योमेट्रिकल मेथड कि आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर को जहां पहले वेक्टर का हेड आया वहां से दूसरे की टेल शुरू होगी, और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, यहाँ पहुंच गए। और अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा पहले के हेड से और दूसरे के टेल तक। क्लियर।
और अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। और बेटा डायरेक्शन किस वेक्टर की रहेगी, विच हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड। तो देखिए, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों तो उस टाइम पे दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाता है, और डायरेक्शन किसकी दी जाती है, द वेक्टर विच हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका था, ए का, और इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किसकी दी गई, ए की दी गई। क्लियर। और अगर बेटा दो वेक्टर, उनके बीच में कुछ एंगल हो और कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। एक तो आता है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और या फिर होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो देखिए, क्लियर समझिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो क्या बताओगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो और डायरेक्शन दोनों में से किसी की भी यूज कर लो। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आएगा दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, और डायरेक्शन किसकी होगी, द वेक्टर विच हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे लार्जर मैग्नीट्यूड किसका था, ए वेक्टर का था, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन दे दी ए वेक्टर की। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, और तीसरा क्या था, जब दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, और दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, या तो हम ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होगा, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा जब हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो बट दोनों में क्या हो, कुछ एंगल हो, देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। और अच्छा एक बात और, अगर मोर देन टू वेक्टर्स आ जाए तो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, फोर्थ कॉन्सेप्ट ले लीजिए इसको, मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, और उनके बीच में अलग अलग एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दिया जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो अब आपको दो पॉइंट क्लियर हुए कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमने सोचना नहीं है, ऐड कर देना है। अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है तो या तो ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उस टाइम पे क्या लगेगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। तो क्लियर हुआ बेटा। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड कब करते हैं, जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। सब्ट्रैक्ट कब करना है वेक्टर्स को, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों। और अगर बेटा दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल हो तो या तो ट्राइएंगल लॉ लगेगा या पैरेललोग्राम लगेगा या पॉलीगन लॉ लगेगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों को डील करने वाले हैं, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो आज हम कुछ और जनरल क्राइटेरिया कैरिड आउट कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या रहेगा, ट्राइएंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब समझिए बेटा, कल पोजीशन वेक्टर आ गया था, आज बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। आज देख लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कई तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसे आप समझिए, आप मान लीजिए कहते हैं ये 3 एक्सिस हो गई, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? 3 एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पे समझिए ये है ओरिजिन, और मान लीजिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम P टू Q, और मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहता हूँ P से Q तक। क्लियर? तो एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। हमने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है PQ। अब दो बातें आती हैं बेटा। या तो P के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, मान लीजिए x1, y1 और z1, और Q के भी कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, मान लीजिए x2, y2 और z2। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तब तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ कैसे आएगा? फाइनल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और साथ में आएगा i। तो क्या आएगा? x2 माइनस x1, और साथ में क्या आ जाएगा? i कैप। क्लियर? फिर फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, और इनटू क्या आ जाएगा? j कैप, प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। एक तरीका तो है बेटा ये तरीका तो कब है? जब इनिशियल पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हों, फाइनल पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हों। तो हमेशा कैसे निकलेगा? फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर मान लीजिए पोजीशन कोऑर्डिनेट ना दे के पोजीशन वेक्टर दिए हों, तो आप मान लीजिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R2। अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर दिए गए हों, तो अब PQ वेक्टर किसके बराबर आएगा? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? और पोजीशन वेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तो देखना आप बता सकते हैं R1 वेक्टर किसके बराबर आएगा? R1 वेक्टर आएगा x कोऑर्डिनेट साथ में i कैप, y कोऑर्डिनेट साथ में j कैप, z कोऑर्डिनेट साथ में k कैप, और R2 वेक्टर क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप। और अब देखिए, अब वैल्यू हम घटाएंगे तो R2 माइनस R1 करना है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखो, सारे साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे देखना, आप R2 माइनस R1 करना चाह रहे हैं तो R1 के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, और इस तरह से PQ वेक्टर किसके बराबर आएगा? PQ वेक्टर आएगा x कोऑर्डिनेट में से x घटाओ, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। क्लियर? ये इस तरह से हम कैरिड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो तरीके से निकाल सकते हैं।
या तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं और या फिर उसको किससे निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहता हूं ए से बी तक, और मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 6 और -4 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -2 और 1। क्लियर? और अब मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कैलकुलेट करना है, ए बी। क्लियर? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। तो बेटा अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए हों तो हमेशा कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं ना। तो बस ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ, वाई कोऑर्डिनेट वाई के साथ और जेड कोऑर्डिनेट जेड के साथ। तो फाइनल पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो 3 - 2 क्या बचेगा, 1, और साथ में क्या लग जाएगा, आई कैप, प्लस फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए फाइनल पॉइंट बी है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -6 कितना रहेगा, दैट इज -8j। फिर जेड कोऑर्डिनेट 1 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट क्या है, -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा, दैट इज +5k। क्लियर? और इस तरह से ये क्या आया बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। क्लियर? और अगर मान लीजिए वो ये कह दे कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग बताओ, डायरेक्शन अलग बताओ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आपको मैंने बताया था क्या करेंगे, √i के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देख लीजिए, चलो कैरिड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, √i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, z कंपोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट तो है ही। तो देखना किसके बराबर आया, √1, 8 का -8 या 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। और इस तरह से देखिए क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू √90। तो बेटा इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, 90। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन देता है ना बेटा। तो बताओ डायरेक्शन क्या बताओगे, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर 1i -8j + 5k। तो क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये आपको क्या दे देगा, सिंपल डायरेक्शन दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर? कब, जब क्या दे रखे हों, कोऑर्डिनेट दे रखे हों। और अगर मान लीजिए बेटा सिंपल पोजीशन वेक्टर दे रखे हों, जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे, तो पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हों। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहीं पे कहता हूँ कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट था बी। अगर बेटा पोजीशन कोऑर्डिनेट ना दे के पोजीशन वेक्टर दे रखे हों, तो ए का पोजीशन वेक्टर आना था 2i + 6j - 4k। कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर बनाना तो सिंपल है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ i, वाई कोऑर्डिनेट के साथ j, जेड कोऑर्डिनेट के साथ k। और b का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाता बेटा, b का पोजीशन वेक्टर आ जाता 3i - 2j + 1k। क्लियर? और अब देखिए
अगर मैं यहाँ पे बात करता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी क्या आना था, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से मैं ए का पोजीशन वेक्टर घटाता, सेम वही होता, आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट घटेगा, जे में से जे घटेगा, के में से के घटेगा। जिस वेक्टर को घटाना है उसके सारे साइंस अपोजिट कर दिए जाएंगे और बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही सेम आ जाता। आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या आ जाता, सेम आ जाता। क्लियर। तो इस तरह से बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोऑर्डिनेट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। बस वो होगा क्या, इनिशियल पॉइंट की, मतलब आप सिंपल क्या करोगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, कोऑर्डिनेट है तो भी फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वेक्टर है तो भी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।